नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ पिछले सप्ताह की तरह ही डॉक्टर ऋतुषा मणि तिवारी जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे पुतिन की भारत यात्रा के संदर्भ में। पुतिन की भारत यात्रा को काफ़ी उम्मीदों से देखा गया और ये माना गया कि इससे भारत और रसिया के संबंधों में एक बड़ा उछाल आया है और उसका काफ़ी स्ट्रैटेजिक महत्व माना गया। एक तरीके से यह भी कहा गया कि जो अमेरिका अपना दबाव डालने की अपनी राजनीति कर रहा है, उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की है। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में हम ऋतुषा जी से कुछ सवाल पूछेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार ऋतुषा जी। तो पहला सवाल मेरा इसी संदर्भ में है जो मैंने शुरुआत में कहा कि हम पुतिन की यात्रा को कैसे देखें? अगर हम पूरे एक भारत और रूस के संबंधों को देख रहे हैं और ये जो वर्तमान यात्रा है उसमें ऐसी कौन-सी चीज़ें हुई जिससे हम ये कहें कि दोनों के रिश्ते में काफ़ी उछाल आया है, काफ़ी सकारात्मक दिशा में इनके संबंध आगे बढ़े हैं? जी। धन्यवाद कमल। मुझे लगता है कि भारत-रूस संबंध के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा ऐतिहासिक इसका पक्ष भी देखना ज़रूरी है। भारत-रूस संबंध किसी एक कालखंड में किसी एक युद्ध या किसी एक समझौते या किसी एक सरकार या लीडरशिप की देन नहीं रहे हैं। ये रिश्ता लगभग 70 साल से ज़्यादा पुराने रणनीतिक भरोसे पर आधारित है। और अगर 1971 की बात करें तो उस समय जब युद्ध हुआ और उस समय रूस का जो एक ऐतिहासिक समर्थन मिला जिसको सोवियत संघ उस समय था और उस समय सबसे बड़े एक रणनीतिक भरोसे की नींव भी पड़ी। भारत को सोवियत संघ ने 1947 में ही सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में शामिल था और ये संकेत दिया था इस तरीके का काम करके कि वह भारत को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखता है। 1950 के औपचारिक राजनयिक संबंध जब एस्टैब्लिश होते हैं, उसके बाद 50 से 60 तक का दशक, उसमें बहुत तरीके की मदद जिसमें भिलाई स्टील प्लांट या भारी उद्योग के बारे में जिस तरीके से सोवियत संघ ने सहायता की, उन सब से भारत के औद्योगिक विकास की एक रीढ़ तैयार हुई। और फिर ऑब्वियसली जो 1971 की बात कर रहे हैं। इसके बाद 1980 का दशक भी देखें तो भारत की वायुसेना, थल सेना, नौसेना इन तीनों की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो रूसी तकनीक पर खड़ी रही हैं। मिग फाइटर जेट से लेकर टैंक टैंक से लेकर पनडुब्बियाँ ये सब इसी दौर के समझौते की देन है और 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तब भी ये रिश्ता नहीं टूटा। भारत और अमेरिका के साथ रिश्ते इन दोनों के आपस में बने रहे। रूस से रक्षा सहयोग भी बना रहा। 2000 बाद के बाद से ये रिश्ता बेसिकली स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कैटेगरी में आ गया। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर आईएनएस विक्रमादित्य, न्यूक्लियर सबमरीन और आज का एस-400 ये सब इन्हीं बातों का प्रमाण है। आज की तारीख में अगर देखें, तो भारत के 60% से ज़्यादा हथियार रूसी मूल के हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता भी बन चुका है और परमाणु ऊर्जा से लेकर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तक सभी क्षेत्रों में सहयोग जारी है। आज की ऊर्जा और रक्षा ज़रूरतों को अगर बीच में रख के देखा जाए तो ये रिश्ते आपस में और प्रगाढ़ होते गए हैं। और यही एक वजह है कि जब यूक्रेन युद्ध या फिर पश्चिमी दबाव जैसी चीज़ें उभरती हैं भारत की विदेश नीति के सामने, उसके बावजूद भारत इस रिश्ते से एकदम दूरी नहीं बना सकता है। ये रिश्ता केवल इस प्रकार की जो त्वरित घटनाएँ हुई हैं या त्वरित ऐतिहासिक माँगें होती हैं, उस पर आधारित नहीं है। इसमें इतिहास, सुरक्षा, भरोसा, ठोस राष्ट्रीय हित ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इसलिए अगर हम अब इस बैकग्राउंड के साथ पुतिन की यात्रा का एक आकलन करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि पहला जो बड़ा फैसला है या पहला जो बड़ा एस्पेक्ट है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है कि व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। और 2030 तक दोनों देशों का व्यापार अगर इस आंकड़े को पार करता है, तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता केवल हथियार या तेल तक सीमित नहीं रहेगा और भी कई डोमेन्स इसमें एंट्री लेंगे, जैसे कृषि है या फर्टिलाइज़र्स, उर्वरक दवा शिपिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सभी नए क्षेत्रों में एक तरीके से और ज़्यादा इन दोनों के बीच में संबंध बढ़ेंगे। इवन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स या मॉड्यूलर संयंत्र, परमाणु संयंत्रों के बारे में भी बात की गई है, जिसमें असैन्य परमाणु ऊर्जा पर सहयोग की घोषणा की गई है।
दोनों देशों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में जो विविधता है, डाइवर्सिटी है सप्लाई चेन की, वो लाने की बात भी कही है। महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग का संकल्प लिया है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि इसमें साथ ही में अस्थायी जो श्रम गतिविधि है और अनियमित प्रवासन है, मतलब जो पूरा एक लेबर का मुद्दा है, श्रमिकों के लिए सुरक्षित कानूनी ढांचे को बनाने की बात है। इन सब चीज़ों मुझे लगता है कि ये रिश्ता एक तरीके की गतिशील दिखा पा रहा है। दूसरा ऑब्वियसली जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चाएँ भी हुई हैं, वो है कच्चा तेल और ऊर्जा सुरक्षा। तो पुतिन ने भारत को आश्वासन दिया है कि रूस भारत को बिना रुकावट तेल सप्लाई करता रहेगा और रूस आज, हम पहले भी कह चुके हैं कि सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता भारत के लिए बन चुका है। तो भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा, महँगाई कंट्रोल में रहेगी और ईंधन सस्ता रहेगा। इस तरीके की आकांक्षा, अपेक्षा सब कुछ की जा रही है, ऐसे वार्तालाप के बाद। और तीसरा डेफ़िनिटली रक्षा सहयोग है जिसमें S-400 मिसाइल्स या Su-30 फाइटर जेट या टैंक और एयर डिफेंस, इन सब के ऊपर सहयोग की बात हुई है। तो मतलब साफ है, इस यात्रा से भारत-रूस का रिश्ता, जैसा कि हमेशा ऐतिहासिक तौर पे रहा है, केवल कागज़ी नहीं है बल्कि मजबूती के साथ कई महत्वपूर्ण पक्षों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है रूस-यूक्रेन युद्ध का, तो हुँ, उसमें हुँ। बहुत सारे जो टीकाकार हैं, उनका एक मानना है कि शायद रूस को ज़्यादा ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत उसके निकट दिखे और वो पश्चिम और अमेरिका के दबाव में ऐसा ना लगे कि वो भी एक ऐसा स्टैंड ले ले, जिससे वो हुँ, हुँ। यूक्रेन की तरफ झुका हुआ ज़्यादा दिखे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस संदर्भ में पुतिन की यात्रा क्या पुतिन के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी? और क्या इससे भारत का जो यूक्रेन और रसिया युद्ध में जो स्टैंड है, उसपे कुछ फ़र्क पड़ा है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत का स्टैंड बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है। शुरू से ही भारत की तरफ से जो एक मैसेजिंग है, वो ये रही है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं और हम शांति चाहते हैं और साथ ही में अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो इसलिए भारत ने ना खुलकर रूस के पक्ष में एक समर्थन दिया है और ना ही खुलकर पश्चिमी देशों के या जो लोग रूस का प्रतिकार करना चाह रहे हैं, उनके पक्ष में खुल के आया है। और इस नीति को लगातार जो स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में जिस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, उसको रणनीतिक स्वायत्तता का नाम दिया गया है। उम, इस चीज़ का मतलब केवल इतना है कि हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। पुतिन की जो भारत यात्रा है, अब उसका जो आकलन है, वो भी इसी तरीके से करना चाहिए। अगर पुतिन का भारत आना एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाए, तो फिर ऐसे में पहला संदेश तो ये है कि रूस अकेला नहीं है। अगर गुटबाजी की बात हो रही है, तो गुट से बाहर निकल कर भी उसके पास समर्थन है, क्योंकि भारत अपने आप को किसी एक गुट का हिस्सा नहीं मानता, गुट निरपेक्षता की बात करता है। तो गुट से बाहर निकल कर भी ऐसे देश हैं जो रूस के साथ उसका साथ दे रहे हैं। और दूसरा बड़ा संदेश है कि पश्चिम का जो एक प्रतिबंध है रूस के ऊपर, रूस की अर्थव्यवस्था के ऊपर, वो पूर्ण रूप से हावी नहीं हो पा रहा है। उसको भी इस तरीके से गुट निरपेक्ष देशों की जो अगुवाई है, जो भारत जैसे देश कर रहे हैं, उससे साफ तौर पे दिखा है कि पश्चिम के प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से तोड़ नहीं पा रहे हैं। उसको उससे उबरने के लिए रूस के पास बहुत कुछ है। जो आपका प्रश्न है कि क्या ये रूस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मुझे लगता है कि दोनों के ही लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें इनफैक्ट एक तीसरा अ, मतलब पक्ष भी है कि अगर पश्चिमी देशों के चश्मे से देखा जाए तो इसका क्या अर्थ है? और पूरा पश्चिम जिसमें अमेरिका या यूरोपीय संघ, अ, ये सभी और यूरोपीय संघ के अलावा भी जो पश्चिमी शक्तियाँ मानी जाती हैं, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया, मतलब अलग-अलग जगहों पर इन इन सब का एक लामबंदी है और रूस पर प्रतिबंध सभी लोग लगाए हुए हैं। रूस को वैश्विक मंच पर एक तरीके से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इ ऐतिहासिक रूप पे जिसको तीसरी दुनिया समझा गया है और अब जिसे हम विकासशील दुनिया कहते हैं, उसका पार्ट जब भारत है और भारत जैसी शक्तियाँ या फिर चीन जैसी शक्तियाँ रूस को अलग-थलग नहीं कर रही हैं, तो उसका भी अपने आप में एक राजनीतिक संदेश बनता है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अगर यूक्रेन प्रश्न पर देखा जाए, तो पश्चिमी देशों का जो मंतव्य है, जो मंशा है, वो यहाँ पे पूरी होती नहीं दिखाई देती। अगर
पुतिन भारत आ पा रहे हैं और इतना उनका बढ़-चढ़ के स्वागत भी हो रहा है और आपस में जो द्विपक्षीय संबंध हैं, वो और आगे भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो तो इसमें तो अमेरिका का भी काफ़ी एक इंटरेस्ट आता है। हमने पीछे देखा था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी और हुँ। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भारत रूस से कच्चे तेल लेकर जो यूक्रेन में चीज़ें हो रही हैं, उसमें योगदान भी दे रहा है। तो ये जो स्टैंड रहा है अमेरिका का और भारत के ऊपर उसने काफ़ी टैरिफ वगैरह भी लगाए हैं भारतीय सामानों पर। तो क्या ये संबंध और खिंचाव की तरफ नहीं जाएगा, जो भी पुतिन की यात्रा हुई उससे? या हम ये कहें कि भारत सरकार ने सोच समझ कर ये फैसला किया है कि वह अपने संबंध रूस के साथ बिल्कुल अलग रखेगी, अमेरिका के साथ बिल्कुल अलग रखेगी, किसी को नाराज़ होना है तो होता रहे। ये समझदारी पूर्ण स्टैंड है या यही स्टैंड है? पहला तो मेरा सवाल यही है। आप इसे कैसे देखती हैं? जी, मैं इसको भारत और अमेरिका के बीच में एक कंट्रोल्ड टेंशन के रूप में देखती हूँ। एक नियंत्रित तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसकी भूमिका थोड़ी-सी बनानी ज़रूरी है। ये संवेदनशील मुद्दा रहा है कि जैसा आपने कहा ट्रम्प रशियन ऑयल को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और मुनाफ़ा कमा रहा है। और अमेरिका ने भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ भी लगाए, बहुत दबाव भी बनाया और कई रूसी कंपनियों के प्रतिबंध के ऊपर खिलाफ तो काफ़ी सख्त प्रतिबंध हैं। तो सवाल ये है कि क्या ट्रम्प अब जब अपने सेकंड टेन्योर में हैं, तो क्या भारत-अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, पहली बात तो। और सच्चाई ये है कि अमेरिका खुद भारत का एक बड़ा रक्षा रक्षा साझेदार बन के उभर चुका है। टेक्नोलॉजी हो या सेमीकंडक्टर हो, एआई या स्पेस, इन सभी क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की भी साझेदारी है। और जो एक बात कही जाती है कि एक आकलन किया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर यदि बनाना है, तो अमेरिका के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जैसे आपके रूस के साथ हैं। तो अब ऐसे में टकराव है क्योंकि अमेरिका चाहता है भारत रूस से थोड़ी दूरी बनाए और भारत चाहता है कि हम दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को एक संतुलन के साथ लेकर आगे बढ़ पाएँ। तो मैं समझती हूँ कि कंट्रोल्ड टेंशन यहीं पे है। ये टेंशन इतना एस्केलेट नहीं हुआ है कि रिश्ते दोनों के खराब हो जाएँ, एकदम टूट जाएँ इस समय, लेकिन टेंशन है और वो टेंशन फ़िलहाल कंट्रोल्ड है। इससे आगे कहाँ तक जाएगा मुझे लगता है कि लगातार समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो ये एक गतिमान समीकरण बना रहेगा और उसमें टेंशन कितना हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारी अपनी खुद की फ़ॉरेन पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर टेस्ट होती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ ये कही जाती है कि जो रूस है, जो पहले सोवियत यूनियन के रूप में था, वो भारत का एक टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। 1971 में आपने ही बताया कि उन्होंने हमारा समर्थन किया था। लेकिन आम तौर पर ये भी माना जाता है कि जब चाइना बीच में आता है, तो रूस ज़्यादा चाइना की तरफ झुका हुआ रहता है या अतीत में रहा है। क्या अभी भी ये स्थिति है? या हम ये कहें कि जब हम रक्षा सौदों की बात करते हैं और एक रक्षा साझेदारी की बात करते हैं, तो वो चीज़ चाइना के संदर्भ में भी है कि अगर चीन से हमारा कुछ टकराव होता है, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत शक्ति, रूस का समर्थन हमारे साथ रहेगा। क्या हम ऐसा भरोसा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपका अब तक का सबसे कठिन सवाल यही है और अगर कल भारत और चीन की सीमा पर फिर से तनाव होता है और एक बड़ा आपस में लड़ाई का एक एक समीकरण बनता है, तो रूस किसके साथ खड़ा होगा? मेरे हिसाब से आपने इतिहास के बारे में बात की कि इतिहास क्या कहता है। रूस दशकों से भारत को हथियार देता आया है। उसका हथियारों का सौदा रहा है हमारे साथ। 62, 71 इवन कारगिल तक में अगर देखा जाए तो रूस और भारत का आपस में बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज की सच्चाई इसके बारे में बहुत आकलन हो रहा है कि क्या आज की सच्चाई भी वही है जो 62 या 71 या फिर कारगिल के दौरान थी। मुझे लगता है कि आज की सच्चाई में थोड़ा-सा समीकरण चेंज हुआ है क्योंकि रूस और चीन अब काफ़ी नज़दीकी साझेदार बन चुके हैं। दोनों पश्चिम के खिलाफ जो उनके समय-समय पर एक मुहिम छिड़ती है, राजनैतिक मुहिम छिड़ती है या स्ट्रैटेजिक ऑपोज़िशन बनता है, उसमें एक-दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और ऊर्जा या हथियार या टेक्नोलॉजी इन सभी क्षेत्रों में दोनों का आपस में काफ़ी गहरा सहयोग हो चुका है। तो इसलिए अगर आज की स्थिति में तनाव रूस और चीन और भारत के बीच में बनता है, तो रूस खुलकर भारत के लिए चीन से नहीं लड़ेगा।
रूस कोशिश करेगा कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे और मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन रूस से मध्यस्थता की है। रूस मध्यस्थ बनने की अपनी भूमिका को बखूबी निभाने की कोशिश करेगा। और भारत इसलिए आज की तारीख में रूस के ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकता है। इसीलिए भारतीय विदेश नीति क्वाड या फिर अमेरिका या फ्रांस या जापान इन सभी अन्य स्ट्रेटेजिक एक्टर्स के साथ अपना एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रही है और डिफेंस को लेके जो एक आत्मनिर्भरता है, उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है और डाइवर्सिफिकेशन डिफेंस के क्षेत्र में ये जो हमारा प्रोक्योरमेंट है वो डाइवर्सिफाइड हो, इस पर भी बहुत ज़्यादा एक रणनीतिक ज़ोर है। तो फाइनल अगर मैं इसमें कहना चाहूँ तो पुतिन की यात्रा से भारत और रूस का रिश्ता मजबूत हुआ है डेफ़िनिटली। रूस यूक्रेन युद्ध से हमें समझ में आ रहा है कि भारत एक संतुलन की कोशिश कर रहा है और जहाँ तक अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव की बात है, वो बरकरार है इस कारण से, लेकिन अभी उसको ये रिश्ता टूटता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। भारत-चीन की जहाँ तक बात होती है, तो उसमें रूस पूर्ण रूप से भारत की ओर खड़ा हो, ये तय नहीं है। मध्यस्थता की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, एक तरफ़ा समर्थन की नहीं। एक आखिरी सवाल मेरे मन में है, जो बातचीत के दौरान मेरे मन में आई, पहले भी रही है। जैसे जब हम पुतिन की बात करते हैं, तो पुतिन को हम ये नहीं कह सकते कि वो लोकतांत्रिक शक्तियों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। अपने देश में उन्होंने डेमोक्रेसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया है। तो जी। मैं ये सोच रहा था कि बहुत पहले जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रूल था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, पर आजकल तो ये नहीं होता है। मतलब अमेरिका भी पुतिन के साथ संबंध बना रहा है, हर देश बना रहे हैं, तो भारत ऐसा करके गलत तो नहीं कर रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह के मसले कि कोई एक देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, वहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो शासक है, वो वहाँ के अपने ओपोनेंट्स को, विरोधियों का दमन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन चीज़ों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब कोई महत्व नहीं रह गया है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? या कभी नहीं था, ये भी कह सकते हैं? मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक मसला है कि डोमेस्टिकली उस लीडरशिप का क्या इम्पैक्ट सिटिज़नरी पे पड़ रहा है, नागरिकों के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मुद्दा तो रहता है। लेकिन जहाँ तक संबंधों को नियंत्रित करने की बात है, ये उसकी इस मुद्दे की पहुँच वहाँ तक नहीं होती है। संबंधों को नियंत्रण जो है शायद ये संवेदनशील मुद्दे नहीं कर पाते हैं, जो प्राइमरीली डोमेस्टिक जिनका मतलब जिनका हस्तक्षेप है। तो अब बांग्लादेश का भारत के साथ कैसा रिलेशन होगा, बहुत हद तक ये बात निर्भर करती है कि बांग्लादेश में उस पर्टिकुलर सरकार का कितना लोकप्रियता होगी। लेकिन इसके साथ ही उससे आगे हटकर, उससे अलग हटकर एक न्यूट्रैलिटी का ज़ोन बनाने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बनी रहती है। ये अच्छा है या बुरा है, वो अपने आप में दूसरा प्रश्न है। लेकिन ये इस बात पर ज़ोर रहता है कि जो देशों के बीच का सहयोग है, वो उनके भीतर देशों के भीतर क्या चल रहा है, केवल उससे नियंत्रित ना हो। और भी जो बातें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जिनका फलक है, जिसमें व्यापार बहुत महत्व रखता है या रणनीतिक या सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है उन चीज़ों का, तो वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, जिसको हार्ड पॉलिटिक्स कहने की कोशिश की जाती है। हार्ड एंड सॉफ्ट का जो बाइनरी है, वो बहुत अच्छी बाइनरी नहीं है, लेकिन वो बाइनरी अभी भी बरकरार है। और आपने जो कहा कि क्या ये पहले भी था? मुझे लगता है ये पहले भी था और लगातार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ये नियति बनी हुई है कि जो जो सो कॉल्ड हार्ड पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं ये सो कॉल्ड जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स है, उसको दबा ले जाते हैं और उनका उतना ज़्यादा असर हमें नहीं दिखाई देता, जितना हार्ड पॉलिटिकल मुद्दों का, कोर पॉलिटिकल मुद्दों का दिखाई देता है। आज की हम अपनी बातचीत को इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उस सप्ताह जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहे हैं, उस पर डॉक्टर रितुषा से बातचीत करें। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि वे अ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कार्यक्रम को देखें, इस पर अपनी टिप्पणियाँ दें, ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।